नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन क्या होता है और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, यानी कि न्यूटन ने जो अपना लॉ दिया था ग्रेविटेशन का वो क्या था। तो पहले जान लेते हैं जो ग्रेविटेशन है वो होता क्या है। जो ग्रेविटेशन है उस फोर्स को नाम ये दिया गया है जो कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। अब इसके अंदर देखिए यूनिवर्स की बात की गई है, यानी कि पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडी हो, चाहे वे छोटी हो चाहे वह बड़ी हो, उन दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगती है उसको नाम दिया गया है ग्रेविटेशन। अब ये जो ग्रेविटेशन है ये डिस्कवर किया गया था न्यूटन के द्वारा। अबाउट लगभग 1665 के अराउंड उन्होंने एक एप्पल को फल होते देखा था ट्री से। तो उसके बाद जो है ग्रेविटेशन का जो ये लॉ था वो प्रकाश में आया, यानी कि न्यूटन ने इसके बारे में इसको बताया कि ग्रेविटेशन के कारण से ही ये हुआ है। तो जो ग्रेविटेशन है ये एक फंडामेंटल फोर्स है नेचर की, जो ग्रेविटेशन है, और ये काफी वीक फोर्स होती है। जैसे हमने पहले फोर फोर्सेस की बात की थी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट फोर्स है ये, क्योंकि पूरे यूनिवर्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये फोर्स हमारी रहती है। और जो काफी सारे फिनोमिना हैं, जैसे जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, या फिर जो हमारे अर्थ के अराउंड मान लीजिए मून है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। तो वो किस कारण से करता है, इसी फोर्स के कारण से वो करता है। इसी तरह से जो हम अगर किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है, अर्थ की तरफ ग्रेविटी के कारण खींची चली जाती है। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स को आप कह सकते हैं। और अगर आप देखें जो फिजिक्स आगे आगे जो बढ़ती जा रही है, इस लॉ के कारण ही जो है काफी कुछ एडवांसमेंट आए हैं। तो बात कर लेते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। ये क्या कहता है कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स के अंदर, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा है, तो वो अट्रैक्ट करेगा दूसरी बॉडी को या दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, तो एक फोर्स जरूर एक्ट करेगी कि उन दोनों ऑब्जेक्ट वो क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो फोर्स होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि अगर आपने दो बॉडीज ली हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो ये जो फोर्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी उनके मासेस के, जो प्रोडक्ट है उसके प्रोपोर्शनल होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं इस तरह से, इसका मास जो है आप m1 मान लीजिए, इसका मास जो है आप m2 मान लीजिए। तो स्मॉल m1 या स्मॉल m2 कुछ भी आप मान सकते हैं। तो इन दोनों के मासेस क्या हो गए, m1 और m2 हो गए। तो आप इसको स्मॉल मान लीजिए, स्मॉल m1 और स्मॉल m2। अब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, अब देखिए ये लार्ज ऑब्जेक्ट है, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों अगर यूनिवर्स के अंदर अगर हम बात करें इस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो फोर्स होती है ये सेंट्रल फोर्स होती है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि सेंटर टू सेंटर ही अट्रैक्ट जो एक्ट करती है ये। तो जिस फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होगी, फोर्स को वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जैसा कि हमने बात की, वो हमारी इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होगी m1 m2। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि m1 इंटू m2, और डिवाइड बाय यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, इसके बीच का, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस r मान लीजिए। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होगी। अब देखिए अगर आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है g। अब ये जो g है इसको हम क्या बोलते हैं, ये g होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप बोलेंगे क्योंकि आपने प्रोपोर्शन का साइन हटाया है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप इसको बोलते हैं। तो चलिए अब इस g के बारे में भी समझ लेते हैं। अब जो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये हमारा क्या होता है, तो अगर हम उसी फॉर्मूले से इसको निकालें तो g की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, g m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। यहां से अगर आप g की वैल्यू निकालते हैं तो g की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है,
ये आ जाती है F इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2 ये आ जाती है। तो G का फॉर्मूला यहाँ पे ये बन जाता है। तो अगर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को समझें, G को समझें, तो यहाँ पर जो है अगर हम m1 को और m2 को 1 पुट कर दें, यानी कि 1 जो उसका मास ले लें कि 1 kg है मान लीजिए, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट ही ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा, यानी कि G जो होगी वो F के बराबर आ जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इस अट्रैक्शन फोर्स के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह से यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को आप क्या कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि G इक्वल टू F के आ गया है बिटवीन द टू बॉडीज ईच ऑफ विच यूनिट मास, यानी कि m1 और m2 का मास जो है यूनिट है, और जो इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, ये जो है यहाँ है सेंटर, तो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो भी यूनिट डिस्टेंस है। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक दूसरी बॉडी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने ले लिया 1 मीटर मान लीजिए, और यहाँ से जो इनका जो इसका मास ले लिया वो आपने ले लिया 1 kg ले लिया, इसका जो m2 का मास है वो भी आपने 1 kg ले लिया। तो ये कहना चाहता है कि यूनिट मास है और यूनिट ही डिस्टेंस अपार्ट है ये, तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इस फोर्स के बराबर ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। वैसे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है अगर हम इसकी बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये भी हमें, ये सारी चीजें हमें ध्यान रहनी चाहिए। ये जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहती है। अगर हम इसकी बात करें जो इसकी वैल्यू है वो क्या होती है, तो G की जो वैल्यू है ये भी आपको याद रहनी चाहिए। जो SI यूनिट के अंदर अगर हम बात करें इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और उसके साथ न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 यानी कि पर kg स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। और अगर CGS में आप बात करें, ये तो SI यूनिट थी, अगर CGS के अंदर बात करें तो CGS में इसकी जो डाइन में आ जाएगी, जैसे न्यूटन में है तो वो डाइन में आ जाती है 6.67 इंटू, और यहाँ पे आ जाएगी 10⁻⁻8 आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा डाइन, यहाँ पर आ जाएगा मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और kg स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा g-2, यानी कि kg-2 की जगह g-2 आ जाएगा। तो ये CGS के अंदर है वैल्यू, और ये SI के अंदर इसकी वैल्यू रहती है, और ये कांस्टेंट रहती है। अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, यानी कि G का अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, चलिए उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है G का, जो हमने फॉर्मूला निकाला था G का, तो G का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, ये हमारा था FR² डिवाइड बाय m1 इंटू m2, ये था। अब देखिए F की जो डायमेंशनल हमारी फॉर्मूला होता है वो हमें याद रहना चाहिए, ये क्या होता है mlt-2। ये कैसे हमने निकाला, अब अगर आप निकालना चाहते हैं F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास का m आ गया, एक्सेलरेशन का lt-2 हमारा होता है, तो वहां से ये निकला। तो mlt-2 ये हो गया, r यानी कि ये डिस्टेंस है, तो आप इसको लिखेंगे l का स्क्वायर, डिस्टेंस को हम लेंथ के अंदर लिखेंगे l का स्क्वायर, यानी कि और m1 m2 मास है, तो यहाँ पे m इंटू m आ जाएगा, यानी कि m का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया आपका, देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, m l स्क्वायर इंटू l, ये क्या हो गया l क्यूब, और यहाँ पे क्या आ गया t-2, नीचे क्या है हमारा m का स्क्वायर है। अब ये जो m जो स्क्वायर है अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा m का -1 हो जाएगा, और l क्यूब और t का -2, ये जो है ये हमारा आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरह से देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला, फोर्स का जो हमने निकाला फॉर्मूला m1 m2/r², G हमने समझा क्या है। तो ये था हमारा ग्रेविटेशन और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।